जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए साइंस में, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जितने भी सीरीज मैंने डाल रखे हैं दोस्त, पिछले वाले सभी वीडियो को जाकर के चेकआउट कीजिए। आप 40 में 40 मार्क्स लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और जोर शोर से सच में तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त वीडियो देख लीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्त जल्दी से चेक कर लीजिए सीरीज जितने भी डाल रखे हैं मैंने वो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के मद्देनजर मैंने तैयार किया है। वो सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आने वाले हैं या इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्त मैंने सब कुछ समझा रखा है वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आपको जवाब देना है, और उसी के इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा वीडियो। तो चलिए आपको मैं लेकर के चलता हूं टॉप 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अंत तक जरूर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर दे दिया है कि एक वोल्टिंग पेपर पे स्याही जो है सोखती है किसके कारण। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। अब आप घूमिए मत। अब इसी का अगर दूसरा आपको क्वेश्चन दे देना तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि अरे इतना आसान है। जी हाँ, चलिए दूसरा देते हैं, आप समझ जाइएगा कि मिट्टी के तेल में, मिट्टी का तेल जो है लालटेन के बाती में जो है ऊपर चढ़ता है किस गुण धर्म के कारण। अब तो समझ में आ गया कि क्या कोई सवाल कर रहे हैं हम। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, देख लीजिए एनटीपीसी में ही कई बार पूछा गया है ये। ऑप्शन पे लेके चलते हैं। ऑप्शन दे दिया है स्याही सोख करके जाती है ऊपर, या कैसितत्व या कैपिलरी ट्यूब के क्रिया के कारण, या ठोसकरण की क्रिया, या वाष्पीकरण की क्रिया, किसके कारण जाती है। हमको कहने की जरूरत नहीं है, पढ़े होइएगा, थोड़ा बहुत मार दीजिएगा, फिर भी ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन है कैसितत्व यानी कैपिलरी क्रिया के कारण जो है वो क्या होती है कि ऊपर जाती है। इसी से आपको रिलेटेड मैं बता देता हूं कुछ बातें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता है दोस्त कि किसान जो है खेतों की जुताई क्यों करता है बारिश होने के बाद। नहीं करना चाहिए दोस्त, इसलिए करता है कि किसी तत्व के कारण क्या होता है कि पानी जमीन के अंदर पूरा नीचे सूख जाता है, तो वो क्या करता है खेतों की जुताई करवा देता है ताकि पानी जो है पूरे मिट्टी में समान रूप से फैला हुआ रहे। ठीक है, इसलिए उसकी जुताई कर दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से घुमा के दे सकता है, बस घूमना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल की गिरती हुई बूंद जो है गोलाकार किस गुण धर्म के कारण होती है। ठीक है, वर्षा की बूंद जो होती है वो गिरती है तो वो गोलाकार हो जाती है किस गुण धर्म के कारण। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, देख लीजिएगा आरआरबी जेई में पूछा गया है सवाल, आपको भी पूछ सकता है, तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि जल क्या पृष्ठीय तनाव की वजह से, या जल का संपीड़ितता के कारण हो गया, या जल का किस तत्व के कारण, या जल की श्यानता के कारण, किसके कारण होती है। कहने वाली बात नहीं है, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेके आया हूं मैं क्वेश्चन जो हो सकता है संभावित कि रिपीट कर दे आपको, या इसी से जुड़ी हुई सवाल दे सकता है आपको। चलिए, तो ये तो हम सब जानते हैं कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है कि वर्षा का बूंद गोल होता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है और इंपॉर्टेंट है कि बर्नौली का प्रमेय जो है किस संरक्षण सिद्धांत पे काम करती है। जी हाँ, बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण सिद्धांत पे काम करती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कई बार। अब बर्नौली का थ्योरम तो खैर आते रहता है। ऑप्शन देखिएगा, संवेग दे दिया है, दूसरा दे दिया है बल, तीसरा दे दिया है द्रव्यमान, और चौथा देख लीजिए आप ही, हम क्या कहें आपको, ऊर्जा दे दिया है। इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौलीज का थ्योरम जो है दोस्त वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्त दे दिया है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर बताना है आपको कि जहाज जो है पानी में तैरती है, तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत का जो है पहचान करके किसने प्रतिपादन किया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, जब पानी में कोई चीज गिरता है तो उस पर एक बल लगता है ना, उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं, तो वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया नील्स बोर, दूसरा दे दिया है केपलर, तीसरा आर्किमिडीज, चौथा दे दिया है रदरफोर्ड। किसने, तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं कि आर्किमिडीज साहब ने ही
क्या था कि उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबता है, इन्होंने क्या दिया था सिद्धांत कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबता है, और जितना डूबता है चाहे वो थोड़ा सा डूबे या पूरा डूबे, जितना डूबता है और उस वस्तु के द्वारा पानी जितना हटाता है, हटाए गए पानी का भार जो होगा, उस वो जो वस्तु डूबी होगी पानी में, जितना भी डूबी होगी उसके भार के बराबर जो होगा वो पानी होगा। ये आर्किमिडीज साहब ने ये सिद्धांत उत्प्लावकता के नियम पे दिया था। क्लियर है? उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको केपलर ने, नील्स बोर ने क्या कहा था ये जान लीजिए। तो नील्स बोर ने, आपको पता है कि नील्स बोर ने क्या कहा था, क्वांटम के विचारों को दिया था उन्होंने, नील्स बोर ने, ठीक है। उसके बाद जो केपलर ने क्या किया था कि ग्रहों की गति का नियम का खोज उन्होंने ही किया था। रदरफोर्ड तो आपको पता ही है कि अल्फा बीटा और गामा का खोज उन्होंने किया था। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए वस्तु के द्वारा जो अनुभव किया जाता है उत्प्लावन बल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। उत्प्लावन बल जो है अनुभव किया जाता है वो किसके द्वारा बराबर होता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में दे दिया है कि पिंड और द्रव के कुल भार के बराबर होता है, या पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है, या पिंड के भार के बराबर होता है, या चौथा दे दिया है कुल भार के बराबर होता है। तो दोस्त मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूब रही है, चाहे थोड़ा सा डूबे या पूरा डूबे, तो उसके द्वारा जितना भी पानी हटाया जाता है, मतलब विस्थापित किया जाता है, उस विस्थापित पानी का भार जो होगा वस्तु जितना डूबा होता है उसके बराबर होता है। तो मेरा ऑप्शन तो आपको पता है क्या होगा कि विस्थापित भार के बराबर होता है, ठीक है। विस्थापित जो पानी होता है उसके भार के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं। अब इतना सिंपल कौन पूछता है भाई क्वेश्चन, फिर भी एएलपी में पूछ दिया, एलपी टेक्नीशियन में पूछ दिया, जो 18 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछ दिया कि पानी में कोई वस्तु अगर गिरती है तो उस पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं। बच्चों वाली सवाल है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, दूसरा घनत्व कहते हैं, तीसरा उत्प्लावन बल कहते हैं, और चौथा घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्त पानी में जो वस्तु गिरती है जब ऊपर की ओर बल लगती है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट है कि जहाजों की गति, जी हाँ, जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित होती है, किस पे आधारित होती है। अगर कोई नदी में जहाज चल रही है, जैसे मान लीजिए कि यही जहाज है, अब ये नदी में चल रही है, तो इसकी गति जो है किस पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जहाज चल रही है तो इस पानी के नीचे से क्या होगा कि जहाज पर बल लग रहा है। अगर बल ना लगेगा तो जहाज नीचे जाएगा, अब आगे से पानी क्या करेगा कि इसको जो है विरोध करेगा, ये तेज गति से नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना तेज गति से चलेगा। तो तेज गति चलाने में कौन काम करता है? उत्प्लावन बल काम करता है। और उत्प्लावन बल का सिद्धांत का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा दे दिया फैराडे का नियम, तीसरा फ्लेमिंग का हैंड रूल्स दे दिया है, और चौथा दे दिया है न्यूटन्स के जो है गति का दूसरा नियम। तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे दे दिया है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो। हाँ, दे दिया कि उत्प्लावन बल का जो केंद्र होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ठीक है। देख लीजिएगा उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा क्या होता है। तो देखिए इसको ऑप्शन पे पहले लेकर के चलते हैं, फिर आपको क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है, देखिएगा कि गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, या दूसरा दे दिया कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है, या तीसरा दे दिया है कि गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, या गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन आपको करेक्ट बताते हैं कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ठीक है, दूसरा नंबर है। अब समझिए इस चीज को, जैसे कि मान लीजिए कि पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है कि पानी के ऊपर इसका बल लग रहा है, तो उत्प्लावन बल लग रहा है। कहाँ लगेगा? किनारे पे नहीं लगेगा इसका, चाहे इस किनारे पे नहीं लगेगा, सेंटर पे लगता है। तो सेंटर किस पे लगता है?
तो आयतन का जो केंद्र होता है दोस्त उसके संपाती होता है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, तो वो उसका सेंटर जहां होगा वहीं पे उसका लगेगा, इसलिए मेरा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि किस सिद्धांत या नियम, हाँ किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं जो होती है वो पानी में तैरती है। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दे दिया, इतना आसान, वो भी एनटीपीसी में। कोई नहीं पूछता है, रिपीट करता है, लेकिन दोस्त इंपॉर्टेंट है, हो ना हो आपको भी दिया जाएगा। मैं अगर लेके आया हूं तो कुछ सोच समझ के लेके आया हूं इस क्वेश्चन को, एनटीपीसी में पूछा जा सकता है दोस्त। चलिए, एनटीपीसी तो आने वाली है, उसमें पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा हुआ है। हो सकता है टेक्नीशियन का जो फॉर्म डाल रखे हैं उसमें भी पूछा जाए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे, या फैराडे के नियम पे, या आर्किमिडीज के सिद्धांत, या ओम्स के लॉ पे। किस पे? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, वस्तु जो पानी में तैरती है वो किस सिद्धांत पे तैरती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, क्योंकि उन्होंने तो उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, नियम दिया था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर जो दबाव होता है वो डैश होता है, क्या होता है? ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दे दिया है कि बाहर के समान होता है, दूसरा बाहर से कम होता है, तीसरा बाहर की तुलना में अधिक होता है, या समुद्र तल के सामान्य वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है, लेकिन उसके केबिन की बात कर रहा है। अगर हम जाते तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता, लेकिन उसके केबिन के अंदर एक अलग प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो केबिन के अंदर क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा लगता है, तो क्या होगा कि बाहर की तुलना में केबिन में प्रेशर अधिक होगा, दबाव अधिक होगा। कम मत समझिएगा, उलझा देगा ये क्वेश्चन, और उलझाने वाला ही सवाल ये रेलवे क्या है कि पूछा करती है, तो उलझिएगा मत। देख लीजिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा कि बाहर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं कि एक निश्चित तापमान पर वायुमंडलीय दाब डैश के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? ऑप्शन देखिएगा, घनत्व दे दिया है, दूरी दे दिया है, वेग दे दिया है, आयतन दे दिया है, क्या होगा? तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित तापमान पर जो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो अनुपातिक होता है घनत्व के। अब समझ लीजिए, यहाँ पे तापमान कहता है, तो तापमान के साथ क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि वो कम होता चला जाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? कम होता है, जबकि तापमान बढ़ने से क्या होता है कि वह घटता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए क्या होगा कि ये घनत्व मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अगले नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दबाव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जी, दबाव को किस रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, भार प्रति एकांक क्षेत्रफल, या प्रणोदक प्रति एकक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकक जो है घनफल दे दिया है, हाँ, या द्रव्यमान प्रति घनफल। किस पे? तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार पूछा जा चुका है, देख लीजिए सवाल को, ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो दबाव, पहले तो जान लीजिए कि दबाव कहते किसको है। तो दबाव का फॉर्मूला या परिभाषा क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। ये प्रेशर है, यहाँ बल लगेगा, इसको दबाव कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। तो प्रति एकांक अगर क्षेत्रफल जिस ऑप्शन में है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन दूसरा नंबर करेक्ट है, इसलिए ये दूसरा नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट दे दिया है कि शुद्ध पानी का घनत्व जो होता है, लवण युक्त पानी के घनत्व होता है कि क्या होता है? उससे कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, क्या होता है? ये आपको दे दिया है कि शुद्ध पानी का घनत्व जो है लवण युक्त पानी के घनत्व का क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है उससे कम होता है, दूसरा दे दिया है इसमें के बराबर होता है, तीसरा अधिक होता है कि तुलना में, तीसरा दिया है कि नगण्य होता है। तो दोस्त शुद्ध पानी का घनत्व जो होगा वो लवण वाले पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, लेकिन लवण वाला पानी का घनत्व जो होता है वो शुद्ध पानी के घनत्व से कम होता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि शुद्ध पानी के घनत्व से लवण वाले पानी का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। तो कम मानेंगे, ऑप्शन मेरा
करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए, घनत्व जहां कम होगा, ठीक है, वो ऊपर रहता है हमेशा। जैसे सवाल पूछा जाता है कि मृत सागर में लोग तैरते क्यों है, कारण क्या है? तो मृत सागर में तैरते इसलिए है क्योंकि उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है, मतलब कि उसका घनत्व कम होता है। जब घनत्व कम होगा तो वो ऊपर फ्लोट करवाएगा, तैराएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है आपको, कि निम्नलिखित कारणों, हाँ दे दिया कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो है आकाश में तैरता है, किसके कारण? तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है, सिंपल सी बात है। तो इसका भी घनत्व कम होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, निम्न तापमान, दूसरा निम्न गति, तीसरा निम्न दाब, चौथा दे दिया है निम्न घनत्व। किसके कारण? तो कम घनत्व की वजह से बादल क्या होता है कि आकाश में तैरता है। ठीक है, तो ये निम्न घनत्व होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। तो अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि बर्फ पानी पर तैरती है, इसका घनत्व क्या होता है? ध्यान दीजिए, हम आपको अभी भी बता दिए हैं कि जिसका घनत्व होगा वो तैरेगा। आपका घनत्व अगर कम जाए हवा के घनत्व से, तो आप भी फ्लोट हवा में करने लगिएगा, लेकिन आपका घनत्व ज्यादा है हवा के घनत्व से, इसलिए आप जमीन पे हैं। नहीं तो जिस दिन आपका घनत्व कम हो जाएगा ना, उस दिन रुई की तरह हवा में उड़ने लगिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन दे दिया है पानी से अधिक होता है, दूसरा पानी से कम होता है, तीसरा शून्य होता है, चौथा पानी के समान होता है। तो पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, इसलिए तैर रहा है। आप भी तैरिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि एक पदार्थ का घनत्व, देखिएगा, एक पदार्थ के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसका क्या मतलब परिभाषा होता है, ये एक तरह से पूछ दिया है कि घनत्व का परिभाषा बता दीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, दूसरा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार पूछा भी जा चुका है। तीसरा दे दिया है प्रणोदक प्रति क्षेत्रफल दे दिया है, चौथा भार प्रति आयतन दे दिया है। तो क्या होगा दोस्त? इंपॉर्टेंट है ये और पूछा भी जा चुका है, देख लीजिए 2 बार जो ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो ये जो मेरा ऑप्शन होगा, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन भी है तो इंपॉर्टेंट है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, अब पूछता भी है ये। ऑप्शन तो पहले देख लीजिए कि घटेगी, दूसरा दे दिया है कि शून्य हो जाएगी, तीसरा दे दिया है कि समान रहेगी, या चौथा दे दिया है कि बढ़ेगी, क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में अगर जलवाष्प का मात्रा अगर अधिक हो जाए ना, तो वाष्पीकरण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यही कारण है कि बरसात में क्या होता है कि नली, पोखर, नालों, ये समय पानी भरे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वाष्पीकरण का दर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होता है। लेकिन यही जो है, आप गर्मी में आ जाइए, जिस समय बारिशें कम होती है, उस समय जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा उस समय कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगले नंबर क्वेश्चन है कि दे दिया है इसमें आपको कि अणुओं द्वारा दीवार पर लगाया गया जो है बल में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु के द्वारा, गैस का अगर कोई पात्र है, पात्र में अगर कोई रखा हुआ है, तो अणुओं द्वारा दीवार पर लगाया गया क्या होता है, जो अणुओं द्वारा बल लगता है वो। तो पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें दे दिया है कि पात्र के दीवार से जाकर के चिपक जाता है, दूसरा उसकी गतिज ऊर्जा का होना होता है, क्षय होना होता है, या तीसरा कि दीवार की ओर जो है त्वरित हो जाता है, या चौथा दीवार से टकराने के बाद, ठीक है, उसका संवेग परिवर्तन होता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि दीवार पर जब वो लगता है अणु, तो वो लगने के बाद क्या होता है कि उस जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, दीवार से जब टकराता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन होने के कारण ही क्या होता है कि वो दीवार पर जाकर के लगता है। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट है, कि ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। अगर कोई ठोस अगर पिघल रहा है तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या होगा? तो दोस्त देखिएगा, ऑप्शन दे दिया है कि ठोस की प्रकृति
के अनुसार बढ़ या घट सकती है, या बढ़ता है या घटता है या परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि ठोस या द्रव का, ये द्रव की तीन अवस्था तो हम सब जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों होता है। जब तीनों में वो परिवर्तन होता है तो उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अंदर के बाहरी वातावरण के टेम्परेचर में हो, लेकिन उसकी जो टेम्परेचर होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन, कि लगभग अधिक होता है, क्या अधिक होता है, केल्विन पर जल का घनत्व। अब जल का घनत्व पूछ रहा है, केल्विन पर अधिक होता है, अधिकतम मान होता है, क्या होता है। अगर दोस्त यहाँ डिग्री सेल्सियस अगर कहता है ना तो ऐसे मार देते हैं हम, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है केल्विन, ठीक है। या फ़ारेनहाइट भी आपको दे सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन 273, 227, 277 या 0। तो आपको लेकर के चलते हैं वहां, ध्यान रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। 0.5 को हटा दीजिए, हम एक्चुअल वैल्यू लेकर के चलते हैं, जो शुद्ध वैल्यू है वो 273। 0 डिग्री बराबर सेल्सियस बराबर उतना केल्विन होता है। अगर केल्विन में कह रहा है, जितना डिग्री सेल्सियस कहेगा उतना इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें 4 डिग्री महत्तम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 277 केल्विन आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, 277 केल्विन। तो दोस्त ये रहा टॉप 20 का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, आप देखे हैं। तो दोस्त एग्जाम में आएंगे यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, आसान है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्त अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40 में 40 लाना है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, फिर लेकर के आते हैं एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए, जो एग्जाम के मद्देनजर हम तैयार करके आएंगे और लाते भी हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं सारे का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए वहां से और सारे वीडियो देख डालिए, अगर आप 40 में 40 लाना चाहते हैं। तो दोस्त एग्जाम तक आपको 40 में 40 मैं दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।